आपका। आप देख रहे हैं बीपी गंगा और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। खबरों पर विस्तार से बात करते हैं और सबसे पहले बात जुमे की नमाज की। कल जुमे की नमाज का मौका है और जुमे की नमाज और साथ में उदयपुर की घटना को लेकर यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है। संदिग्ध इलाकों में ड्रोन से रखी जा रही है नजर। ये बड़ी चुनौती कल यूपी पुलिस प्रशासन के लिए है कि कल सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। सोशल मीडिया पर भी लगातार इसी के मद्देनजर कड़ी नजर रखी जा रही है। संदिग्ध जो इलाके हैं वहां पर यह खबर है कि ड्रोन से नजर रखी जा रही है। बड़ी जानकारी आपके सामने है। जुमे की नमाज का मौका और उदयपुर की घटना के बाद से यूपी भर में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। अलग अलग हिस्सों पर लगातार नजर रखी जा रही है। संवेदनशील इलाके जहां पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, पुलिस की पैनी नजर होगी। कल के पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक सुरक्षा कड़ी होगी और अलग अलग हिस्सों में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए, और ये कहा जा रहा है जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। जुमे की नमाज का मौका, उदयपुर की घटना। आप जानते हैं देश भर में किस तरीके से गुस्सा है उदयपुर की घटना को लेकर। यूपी सबसे बड़ा सूबा है और इसीलिए भी चुनौती और बड़ी हो जाती है। मथुरा से बड़ी जानकारी है। एनजीटी के आदेश पर नगर निगम ने चलाया बुलडोजर। निगम ने यमुना मिशन के निर्माण कार्य को ध्वस्त किया। यमुना मिशन के बनाए गए पक्के घाट को तोड़ दिया गया। और आपको बताएं कि यमुना मिशन के अवैध अतिक्रमण पर एक बार फिर नगर निगम का बुलडोजर चला है, जिसमें यमुना मिशन के द्वारा कराए गए पक्के निर्माण को ध्वस्त किया गया। जिस प्रकार से पूर्व में एनजीटी में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें यमुना के डूब क्षेत्र में हुए पक्के निर्माण को ध्वस्त करने की मांग की गई थी, और उसी के चलते आज नगर निगम के द्वारा यमुना डूब क्षेत्र में यमुना मिशन के द्वारा बनाए गए घाट को तोड़ दिया गया और उसके आसपास का भी जो पक्का निर्माण था उसको ध्वस्त कर दिया गया है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। एनजीटी के आदेश पर नगर निगम ने ये बुलडोजर किस तरीके से यहाँ पर चलाया है और यमुना मिशन के निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया गया। एनजीटी के आदेश थे, उसके बाद नगर निगम ने कार्रवाई की। यमुना मिशन के तहत पक्के घाट जो बनाए गए थे उनको तोड़ दिया गया। बुलडोजर वाली कार्रवाई यहाँ पर हुई है। यमुना मिशन के निर्माण कार्य को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया गया है। बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर एनजीटी के आदेश पर नगर निगम ने की है। तस्वीर आपको उसी कार्रवाई की हम दिखा रहे हैं। यमुना मिशन के तहत जो निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा था, जो पक्के घाट बनवाए गए थे उनको तोड़ दिया गया। तस्वीरें उसे की आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी विधायक आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से तो जमानत मिल गई, लेकिन आजम खान की मुसीबतों में जमानत के बाद भी कमी नहीं आई है। रामपुर के यतीम खाना और डूंगरपुर मामले में आज आजम खान एक बार फिर से एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। आज हुई पेशी के दौरान कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर बहस हुई और आदेश के लिए 5 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई है। सुनवाई के दौरान आजम खान के वकील ने कोर्ट से कहा है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। ऐसे में उन पर सभी आरोप खारिज कर दिए जाएं। यतीम खाना के मामले में 2019 में आजम खान, रिटायर्ड सीओ आले हसन खान, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और ठेकेदार समेत करीब 25 आरोपियों के खिलाफ सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। और इस रिपोर्ट में आजम खान पर इल्जाम है कि उनकी शह पर शहर किनारे मोहल्ला यतीम खाना के निवासियों के साथ मारपीट और लूटपाट की गई। साथ ही उनकी बकरी, मुर्गी, भैंस चुरा ली गई। उनके घरों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। इस पूरे मामले में 12 केस दर्ज किए गए थे। इन सभी मामलों में आजम खान की जमानत हो चुकी है। डूंगरपुर केस में भी आजम खान और उनके सहयोगियों पर बस्ती में लोगों के घर उजाड़ने और लूटपाट का आरोप है। आज कुल 9 मामले लगे थे, जिसमें यतीम खाना और डूंगरपुर से संबंधित थे। 9 के 9। 2 मुकदमे गवाही में लगे थे, जिसमें गवाह आने थे, लेकिन किसी भी मुकदमे में गवाह नहीं आए, इसलिए गवाही नहीं हो सकी। बाकी सारे मामलों में डिस्चार्ज एप्लीकेशन थी, पेंडिंग थी पहले से। आज उस पर बहस हुई है। अब डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर 5 जुलाई को फैसला आना है। कल भी यतीम खाना और डूंगरपुर से संबंधित मामले लगे हैं। लगभग रोज़ 1-2 फाइल लगी होती हैं। 5 फाइल डूंगरपुर और यतीम खाना से संबंधित लगी हैं।
अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक मासूम के साथ जो हुआ वो आपको झकझोर कर रख देगा। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको भी 7 साल की मासूम पर तरस आ जाएगा। जिसने इस मासूम की पुकार सुनी उसका कलेजा कांप उठा। मैं ऊपर नंबर 10 पे रहती हूँ, नोएडा में। मेरी मम्मी मुझे काटती है, मारती है, मेरे से सहा नहीं जाता है। मेरी मदद करिए। जिसने भी इस मासूम को देखा उसका दिल सहम गया। 7 साल की मासूम का दर्द जानकर आपको भी रोना आ जाएगा। मेरी मम्मी मुझे काटती है, मारती है, मेरे से सहा नहीं जाता है। इस मासूम के साथ हुई हैवानियत से आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। 7 साल की इस मासूम बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सबके होश उड़ गए। जो बचपन में घर से बिछड़ी, सालों तक बाल गृह में रही और अब जिस माँ ने गोद लिया उसने ऐसा सलूक किया कि हर किसी की आत्मा बेचैन हो गई। दरअसल मामला नोएडा के सरफाबाद गांव का है, जहां दूसरी क्लास में पढ़ने वाली इस मासूम का हाल देखकर हर किसी को दया आ गई। और जब इसने पूरी कहानी बताई तो सब सन्न रह गए, क्योंकि अपने पति से अलग रहने वाली एक महिला ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए इस मासूम को गोद लिया था और बाद में जो हैवानियत दिखाई वो हर किसी को झकझोर देगी। मासूम के साथ मां की हैवानियत। नोएडा की एक महिला ने मथुरा से बच्ची को गोद लिया। बच्ची को गोद लेने के बाद फिर प्रताड़ित किया। 3 महीने में जिंदगी भर ना भूलने वाले जख्म दिए। 7 साल की बच्ची पर तथाकथित मां कहर बरपाती थी। मासूम बच्ची के शरीर पर चोट के कई निशान मिले। स्कूल में बच्ची ने वीडियो में पूरी कहानी बताई। मैं ऊपर नंबर 10 पे रहती हूँ, नोएडा में। मेरी मम्मी मुझे काटती है, मारती है, मेरे से सहा नहीं जाता है। मेरी मदद करिए। इस मासूम पर 3 महीने में तथाकथित मां ने कितना कहर बरपाया उसके जीते जागते सबूत इस बच्ची के शरीर पर वो निशान है। जब मासूम की कहानी पुलिस तक पहुंची तो जांच में सच सामने आया। देखिए, एक वीडियो हम लोग के संज्ञान में लाया गया था जिसमें एक बच्ची के साथ उसकी मदर के द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। हम लोगों ने उसमें जांच की और उसके बाद जांच में जो तथ्य थे वो सही पाए गए थे। हम लोगों ने उसमें अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की गई। हाँ, जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि इस बच्ची को अप्रैल के महीने में गोद ली थी उस महिला ने और उसके बाद उसके साथ इस तरह का बर्ताव हुआ था। जो एविडेंस थे उसके हिसाब से हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत करके उसमें कार्रवाई की। फिलहाल सेक्टर 113 थाना पुलिस ने इस मासूम की मुजरिम को हिरासत में ले लिया है। लेकिन सवाल है कि अब इस मासूम का क्या होगा, जो हरियाणा में परिवार से बिछड़कर जैसे तैसे वृंदावन पहुंची। वहां बाल गृह में शरण मिली, लेकिन माँ बाप का कोई अता पता नहीं चला। नोएडा की एक महिला ने गोद लेकर उम्मीद जगाई। एबीपी गंगा के लिए नोएडा से अंकित कौशिक की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पंप की कॉल डिटेल से बड़ा खुलासा हुआ है। उसके कॉल डिटेल से पता चला है कि 2 पूर्व विधायक भी उसके संपर्क में थे और इतना ही नहीं, 2 कारोबारियों और AIMIM समेत कई राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत की बात भी सामने आई है। कॉल डिटेल से पता चला है कि जावेद पंप की इन विधायकों से लंबी बातचीत हुआ करती थी और इनमें एक पूर्व विधायक प्रयागराज में रहते हैं, जबकि कौशाम्बी के एक पूर्व विधायक का नाम भी सामने आया है। अब पुलिस इन पूर्व विधायकों से पूछताछ करेगी। इसके अलावा 2 बड़े कारोबारी का नाम भी सामने आने की बात कही जा रही है। एक ये भी खबर है कि AIMIM समेत कई राजनीतिक दलों से बातचीत का भी खुलासा जावेद पंप की कॉल डिटेल से हुआ है। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं लेकर के आती है, चलाती है, लेकिन शायद ही ऐसी कोई योजना हो जिसमें धांधली ना हुई हो। सोनभद्र में भी अधिकारियों की नाक के नीचे कुछ ऐसा ही खेल हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें सोनभद्र की हैं, जहां गरीब परिवार से आने वाले 236 जोड़ों की 17 जून को सरकारी मदद से शादी कराई गई। लेकिन यहाँ एक जोड़ा ऐसा भी था जिस पर ना तो जिम्मेदारों की नजर जांच के वक्त पड़ी और ना ही शादी के मंडप में। जब बाद में इस जोड़े की शादी के बारे में पता चला तो सबके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि यहाँ टिकुरिया गांव की एक नाबालिग बेटी की शादी करा दी गई। समाज कल्याण विभाग की खानापूर्ति। क्या है पूरा मामला,
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में लापरवाही, 236 जोड़े में एक 17 साल की नाबालिग की शादी कराई गई। सरकारी मदद के लिए नाबालिग की दूसरी बार शादी कराई। ग्राम प्रधान विभागीय कर्मचारियों पर मिलीभगत का आरोप। एक तोशक मिला था, एक रजाई, 2 तकिया और एक गगरा है, मतलब कि स्टील का, एक बक्सा है और एक कलाई घड़ी थी लड़की के, और लड़की के चुनरी मिल रहल, पिछौड़ी मिल रहल, और लड़का के टोपी मिल रहल, गमछा मिल रहल। बिल्कुल हम देखली सर जी, और बकिया नहीं देखते। इस लापरवाही के लिए नाबालिग का परिवार तो जिम्मेदार है ही, लेकिन सवाल है कि जिनके ऊपर नाबालिगों की शादी रोकने की जिम्मेदारी होती है, वो इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। संबंध में हमारे पास कोई जानकारी तो नहीं थी। आज आपने इस बात की जानकारी दी है मुझे, तो समाज कल्याण ऑफिस से मैं जो भी शादी के उसकी बच्ची के कागजात हैं उनको मंगाया के हम लोग जांच करा लेंगे कि वाकई में उस बच्ची की उम्र 18 से कम थी कि नहीं थी। अगर 18 से कम थी तो जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो यहाँ से की जाएगी। इस खुलासे के बाद अब कार्रवाई की बातें की जा रही हैं। प्रोबेशन अधिकारी का दावा है कि जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन इस मामले ने समाज कल्याण विभाग की लापरवाही को सबके सामने ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सोनभद्र। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी है, संसद के मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा संसद का मॉनसून सत्र और 26 दिनों की मॉनसून सत्र की कार्यवाही होगी, कहा जा रहा है। संसद के मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। 18 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र चलेगा, ये बड़ी जानकारी है। और 26 दिनों की ये पूरी कार्यवाही होगी। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मॉनसून सत्र के दौरान ही मतदान होगा, वोटिंग होगी, जबकि 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होना है। ये बड़ी जानकारी। संसद के मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान हुआ। 18 से 21 अगस्त 12 अगस्त तक ये पूरा सत्र चलेगा। मॉनसून सत्र 26 दिनों का होगा, ऐसी जानकारी है। और देखिए 18 जुलाई को ही राष्ट्रपति पद के लिए भी वोटिंग होनी है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी और भाजपा नेता हरिओम यादव ने उपचुनाव में सपा की हार पर बड़ा बयान दिया है। हरिओम यादव ने कहा, रामगोपाल यादव की वजह से 2024 लोकसभा चुनाव में सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हरिओम यादव यही नहीं रुके, उन्होंने एक के बाद एक अखिलेश यादव पर तीखे प्रहार किए। ये हमने ये बात 6 महीने पहले कर दी थी कि अखिलेश और सपाई का एक शकुनी त्रौते से पार्टी को खत्म कर देंगे, और सपाई के शकुनी ने पार्टी खत्म नहीं कराई है, नेताजी का परिवार भी खत्म करा दिया, नेताजी को खत्म किया, आदरणीय शिवपाल सिंह को खत्म किया और धर्मेंद्र को भी खत्म करा दिया आजमगढ़ में जाके। रामपुर में आजम खान का सियासी गढ़ और आजमगढ़ में खुद अपनी सीट गंवाने के बाद अखिलेश यादव पर हर ओर से उंगलियां उठ रही हैं। कल अखिलेश के गठबंधन के 2 सहयोगियों ओम प्रकाश राजभर और संजय चौहान ने अखिलेश की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी सांसद सुखराम यादव ने भी अखिलेश को नसीहत दे दी है कि वो सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे तो समाजवादी पार्टी विजय पथ पर नहीं आ पाएगी। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के रामपुर और आजमगढ़ में हार हुई है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखराम यादव जी। सर, दोनों जगह पे हार हुई है आपकी, दोनों जगह पे जो है गढ़ आपका माना जाता है, चाहे रामपुर चाहे इसके अलावा आजमगढ़, लेकिन दोनों जगह हार की कारण को आप क्या मानते हैं? तालमेल का अभाव हार का मुख्य कारण है। ये तालमेल, अखिलेश यादव भी प्रचार के लिए नहीं निकले, वो तो उनकी रणनीति थी और रणनीति का पालन उन्होंने किया। क्यों किया इस पर कभी चर्चा नहीं की, मैं इस पर नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जब पार्टी का नेतृत्व ही आगे नहीं निकलता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो नेतृत्व का ना निकलना भी एक इसका कमी रही और इस कारण भी हमें नुकसान हुआ। अब तालमेल की कमी की बात की, किसके बीच में तालमेल की कमी रही है? तालमेल पार्टी के नेताओं और पार्टी का नेतृत्व करने वालों के बीच में कमी है, और जब तक ये कमी रहेगी मैं समझता हूँ रिजल्ट यही आते रहेंगे। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत के बाद पहली बार आजमगढ़ पहुंचे, जहां नेहरू हॉल सभागार में उनका स्वागत हुआ। निरहुआ की बात हम कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में नवनिर्वाचित सांसद निरहुआ ने कहा कि उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में लिस्ट बनाई है और वो इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करेंगे। श्रीमती नीलम सोनकर जी।
जो यहाँ पे कोविड के समय में ट्रेनें रुक गई, पहले उसको चालू कराया जाए। जो रेल मार्ग से हम लोग बनारस को जोड़ना है उसको उस पर काम किया जाए। जो सड़कें टूटी फूटी और एकदम खराब हालत में है उन पे तुरंत काम चालू हो जाए। जो पुल जिसके वजह से बाढ़ आने पे देवारा के लोग फंस जाते हैं, वो पुल का निर्माण शुरू कराया जाए। तो इस तरह से काम करने को बहुत काम है जो ऑलरेडी हम लोग लिख के रखे हुए हैं। अब उस पर मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी कर दिया है, वो काम शुरू भी हो जाएगा। शपथ लेने के बाद से ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ से वाराणसी जाते वक्त वो अचानक से जौनपुर में निरीक्षण के लिए पहुंच गए। यहाँ उन्होंने रेहटी सामुदायिक केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद वहां अस्पताल के डॉक्टर्स में हड़कंप मच गया। कई खामियां मिलने पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जिम्मेदारों को न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि सुधार न होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। एक दिन की धूल थोड़ी, ये महीनों से आप इधर आए नहीं होंगे। आप आए हैं यहाँ, झाड़ू लगे यार, आज लगी हम देखिए। बात मानसून की दस्तक की करते हैं। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश के कई इलाकों में लगातार सुबह से ही बारिश का सिलसिला चल रहा है। उत्तराखंड से 5 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके सामने रही आपके स्क्रीन पर। राजधानी देहरादून में मौसम बदल गया। अल्मोड़ा, रानीखेत, हल्द्वानी में भी बारिश हुई है, तो वहीं पिथौरागढ़ में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, जिससे लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। पिथौरागढ़ में हुई बारिश से नदियां उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किल भी बढ़ गई है। और इस तस्वीर में आपको दिखाते हैं कि नदी उफान पर है और उसके ऊपर एक शख्स कैसे ट्रॉली के सहारे नदी पार कर रहा है। उत्तराखंड में शुरू हुई मानसून की आफत। नदियों में आया उफान। कुदरत के कहर से कैसे बचेगी जान। पिथौरागढ़ की इस तस्वीर को गौर से देखिए। बारिश के बाद नदी कैसे उफान मारकर बह रही है। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि उसकी लहरें डरा रही हैं। नदी के कुछ ऊपर ही एक शख्स ट्रॉली में नदी पार करने की कोशिश कर रहा है। मगर सवाल यह है कि अगर कोई हादसा हुआ तो इस शख्स का क्या होगा। एक बार फिर से गौर से देखिए इस तस्वीर को। यह शख्स ट्रॉली में बैठकर नदी को पार कर रहा है। महज कुछ ही देर की बारिश से नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि उसके किनारों पर खतरा है। ऐसे में प्रशासन ने भी लोगों को आगाह कर दिया है कि नदी के किनारों से दूर रहें। एबीपी गंगा के लिए पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट। और उधर रानीखेत और हल्द्वानी में भी लगातार बारिश हो रही है। सुबह से ही बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। रानीखेत और हल्द्वानी में बारिश हुई है, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सुबह से रानीखेत में भी कभी रुक रुक करके कभी तेज बारिश होती है। तो साथ ही हल्द्वानी से भी जानकारी ये है कि गर्मी से राहत मिली जरूर है, लेकिन लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जगह जगह जल भराव, जल जमाव की वजह से भी लोगों को दिक्कतें शुरुआती दौर में ही पेश आने लगी हैं। मानसून ने दस्तक दी है और उसके साथ ही बारिश का सिलसिला चल रहा है। 2 तस्वीर रानीखेत और हल्द्वानी की आपके सामने है। ये बारिश कहीं पर राहत वाली गर्मी से, भीषण गर्मी से, उमस से, तो कहीं पर आफत वाली बारिश साबित हो रही है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।